Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapeeth MOVA online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 जो बायोलॉजी के अंदर रहेगा, और उसके अंदर जो हमारे क्लास 8 के अंदर जो भी बायोलॉजी का यूनिट चल रहा है उसके अंदर अब आज कुछ नए टॉपिक के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं. So before this start, let's talk small revision of previous lecture. Okay, so here it is a NCERT exercise question number 3 on your page number 87. If you have NCERT book then okay. अगर आपके पास NCERT book नहीं है तो आप यहाँ से on video आप directly आप उसको समझ सकते हो, उसको solve कर सकते हो. Okay, so question number 3 is that discuss the effects of deforestation on the following. Deforestation की effects कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में डिस्कस करना है. सो बेसिकली डिफोरेस्टेशन क्या होता है वो हमने देखा है. सो उसकी जो डिफोरेस्टेशन की इफेक्ट्स है वाइल्ड एनिमल्स पर होती है. किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स लूज देयर हैबिट ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन एंड रिस्क बिकम एनलार्जेड और एक्सेंट. देन एनवायरमेंट के अंदर क्या चेंज हो रहा है. सो डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन. ड्रॉट्स एंड फ्लड्स एंड ग्लोबल वार्मिंग भी उसकी वजह से होता है. देन थर्ड वन इज विलेजेस, यानी कि जो रूरल एरिया है. तो रूरल एरिया के अंदर क्या होता है. सो विलेजेस आर अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ नेचर रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर द गेट फूड एंड वुड एक्सेट्रा. जो सभी पर्टिकुलर विलेजेस है, सिटीज है, टोटली डिपेंडेंट होते हैं ट्रीज पर. ट्रीज कहाँ पे मिलेंगे. फॉरेस्ट. अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा यानी कि डिफोरेस्टेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा. सो ये बहुत बड़ी इफेक्ट हो सकती है. देन सिटीज पर भी काफी इफेक्ट, यानी कि अर्बन एरियाज. द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन सिटीज इज टू द लीक ऑफ द फ्रेश एयर इंस्टेड ऑफ पोल्यूशन. फ्रेश एयर कम होती जाएंगी और पॉल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा. सो लीक ऑफ द फ्रेश एयर एंड इंक्रीज द पॉल्यूशन. ओके, द नेक्स्ट वन इज अर्थ. सो ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग एंड इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगी. देन द नेक्स्ट जनरेशन, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, उस पर क्या इफेक्ट होती. तो न the next generation will face the issues of some extreme weather climate due to the deforestation. They may also not have a wood, paper etc. if forests are cut down. अगर forest cut होते जाएंगे तो वो उसको वुड नहीं मिलेगा, पेपर भी नहीं मिलेगा, और फॉरेस्ट में से मिलने वाली प्रोडक्ट्स भी उसको नहीं मिलेगी. और फॉरेस्ट नहीं रहेगा यानी कि ट्रीज नहीं रहेंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेदर है वो काफ़ी एक्सट्रीम, यानी कि एकदम हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अंदर हो जाएगा. और क्लाइमेट का भी बहुत ही बड़ा क्लाइमेट चेंजेस भी हो सकता है. जो अभी हो रहा है कि कब जब विंटर टाइम के अंदर मानसून जैसी सीजन हो जाती है, मिक्स सीजन एक साथ होती है, तो ये इसी की वजह से ही होता है. Then NCERT exercise question number 4, page number 87. The question is that what happen if we go on cutting trees? क्या होगा? So if we go on cutting trees, we will not have much diversity of plants and animals, as well as there will be enlarged or extinct. So face extreme weather situation like droughts and floods. उसको भी droughts and floods को भी हम faces करेंगे. Face global warming also. Run out the resources like pepper and wood. वो पेपर वुड धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि वो दोनों कहाँ से मिलते हैं. पेड़ में से ही वो दोनों बनते हैं. Next question number 5 is that uh, answer the brief. What are the causes of consequence of deforestation? There are many reasons for deforestation. We need to land cultivation of crops or for building infrastructure, and we can need to wood for lots of object of manufacturing.
काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और वुड में लेने के लिए काफ़ी सारे ट्रीज को हम एक साथ कट डाउन कर देते हैं, सो दैट्स वाई ये होता है. डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट एज एन एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज. It leads to global warming, it may to lead deforestation, it leads to extinction of species. ये तीन चीज़ ज़्यादातर होती है. ये चीज़ ज़्यादातर अफेक्ट करेगी. ग्लोबल वार्मिंग है, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज है, देन डिफोरेस्टेशन की वजह से काफ़ी सारी ये चीज़ होती रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट NCERT exercise question number 8 page number 87. Explain the how deforestation leads to required rainfall. So trees lose water through the transpiration. We know that the due to the transpiration process plants के अंदर water lose होता है और trees lose the water through the transpiration and this water goes into the water cycle and brings rain. यही water cycle के अंदर जाता है और rain को रेन लाने में मदद करता है. कटिंग डाउन द ट्रीज means less evaporation which means the area will be reserves lesser rainfall. Okay, so पेड़ की वजह से पानी का इवेपोरेट होते हैं, उसके बाद वो वापस रेनफॉल वाटर साइकिल के थ्रू रेनफॉल में मदद करेंगे. तो अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो ये सारी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी. तो ये पूरी लिंक हुई हुई एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस बंद हो जाएगी. ओके, सो दैट्स वाई जहाँ पे डिफोरेस्टेशन होगा वहाँ उसी एरिया पे रिड्यूस रेनफॉल होगा, रेनफॉल यहाँ पे कम होगा. तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर. सो नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन के अंदर क्या हम देखने वाले हैं ये. सो आज हम स्टडी करने वाले कीज टर्म्स यूज्ड इन अ कंजर्वेशन. सो किस तरह से होता है आप देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरा एंड फूना. प्लांट्स यानी कि फ्लोरा एंड एनिमल्स यानी कि फूना फाउंडेड इन अ पर्टिकुलर एरिया. कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर एनिमल्स मिलते हैं तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरा एंड फूना. फॉर एन एग्जांपल कोई प्लांट जस्ट हिमालय के अंदर ही मिलता है तो वो उसके लिए फ्लोरा प्लांट होगा, और कोई एनिमल जस्ट गुजरात के अंदर ही मिलेगा तो ये फूना एनिमल्स होगा. तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरा और फूना. सो स्पीसीज दैट आर फाउंड इन exclusively in the particular area. Species that are found exclusively in particular area. For example, the species of frog shown in the pictures is the endemic to the Malabar region of South India. यहाँ पे आप फ्रॉग देख रहे हो तो ये फ्रॉग बेसिकली पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलेगा, तो यानी कि ये फूना है. फूना मीन्स जो कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई एनिमल मिलेगा तो जिसको हम फूना बोलेंगे. सो इट इज एंडेमिक. तो ये जो आप फ्रॉग देख रहे हैं ये कहाँ पे मिलेगा? एंडेमिक द मालाबार रीजन ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के अंदर मालाबार रीजन के अंदर ज्यादातर इस तरह के फ्रॉग पाए जाते हैं. Species which are no longer exist earth is called extinct. Okay, extinct. So species which are the verge of becoming the extinct is called enlarged species. जो अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे, तो फॉर एन एग्जांपल डोडो इज एन एक्सटेंट स्पीसीज एंड द वन हॉर्डेड राइनो इज एन एनलार्ज्ड स्पीसीज. तो ये कोई लॉन्ग पीरियड तक, फॉर एन एग्जांपल डायनासोर अभी काफ़ी सालों से वो है ही नहीं, धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे एक्सेंट. सो एक्सेंट स्पीसीज और एनलार्ज्ड स्पीसीज इसको बोलते हैं. स्पीसीज विच आर ऑन द verge of the becoming extinct are called enlarged species. Next one is that conservation. So conservation is the protection of the resources against the wasteful use. क्या है वो? प्रोटेक्शन है, वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन विथ अगेंस्ट द वेस्टफुल यूज के अगेंस्ट वो एक वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट इज द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. यही यूनिट के अंदर हमको यही सीखना है कि प्लांट्स को और एनिमल्स को किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं.
सो उसके लिए 3 मेथड है, तो वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट वो देखने के पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट वी कैन सी दैट इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम एंड बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ interacting organisms and their physical environment is called is an ecosystem. So biological community यानी कि जो biological community के साथ जो organisms है वो उसके पर dependent होते हैं, यानी कि उसके साथ interact करके अपनी life जीते, और and their physical environment is called ecosystem. तो वो जो physical environment हमको मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, ecosystem. ओके, नाउ माइग्रेशन। अभी आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी सारे बर्ड कोई पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही वहाँ पे आते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे गुजरात के अंदर नर्मदा जिला है, वहाँ पे नल सरोवर है, मानसरोवर है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर बर्ड्स है लाइक फ्लेमिंगो, तो हर साल विंटर सीजन के अंदर ही वो वहाँ पे आते हैं। ओके, सो वो हर साल जो सीजनल मूवमेंट करते हैं थ्रू द पर्टिकुलर प्लेस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके माइग्रेशन पीरियड में अभी वो पर्टिकुलर एनिमल्स या बर्ड है। सो द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स or birds from the place to another, the seasonal movement of the animals or birds from one place to another place is called migration. सो रेड डेटा बुक के अंदर कई सारे ऐसे एनलार्ज्ड स्पीसीज के नाम लिखे हैं। सो द रेड डेटा बुक इज अ डॉक्यूमेंट दैट द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ ऑल एनलार्ज्ड स्पीसीज। ये आपको एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, कौन सी बुक में, तो रेड डेटा बुक के अंदर कैसे एनिमल्स के नाम लिखे हैं, एनलार्ज्ड स्पीसीज के नाम लिखे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. So here, for conservation of plants and animals in India, there are three main types to protected area where the plants and animals are conserved. Okay, so basically तीन टाइप के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स को हम कंजर्व करेंगे. फर्स्ट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड इज अ नेशनल पार्क एंड थर्ड इज अ बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो ये तीन चीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. ये तीन चीज की मदद से हम एनवायरनमेंट के अंदर अर्थ के ऊपर कंजर्वेशन करेंगे और प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम कंजर्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो प्रोटेक्टेड यानी कि वो किसको प्रोटेक्ट करेगा. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर वेयर wild animals are protected and conserved. Unlike the zoos and animals live in their natural habitat in a wildlife sanctuary. फिर से मैं बता देता हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यानी कि जंगली एनिमल्स जो कुछ भी होते हैं उसको कंजर्व करते हैं. एंड लाइक जूज के अंदर एनिमल्स लीव देयर नेचुरल हैबिट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जूज के अंदर आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, बट वाइल्ड लाइफ के अंदर उसको अलग से रखा जाता है और यहाँ पे नेचुरल हैबिट के ऊपर ही उसको वो रह सकते हैं. उसके रिस्ट्रिक्शन भी कई सारे हैं. हंटिंग और पॉन्चिंग ऑफ एनिमल्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज इज नॉट अलाउड इन देयर एरियाज. वहाँ पे कोई पर्टिकुलर न्यू स्पीसीज भी वहाँ पे नहीं अलाउड है, और वहाँ पे हंटिंग और पॉन्चिंग यहाँ वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका के अंदर भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल है. वहाँ पे आप कर्नाटका के अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ पे भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है. आप गूगल करके भी वहाँ पे पिक्चर्स आपके देख सकते हो. सेकेंड वन इज इन नेशनल पार्क. नेशनल पार्क मीन्स क्या होता है, नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर ऑल फ्लोरा एंड फूना आर कंजर्व. जहाँ पे वो पर्टिकुलर एनिमल्स है वो पर्टिकुलर एरिया के मिलते हैं वहाँ पे उसको कंजर्व किया जाता है, यानी कि फ्लोरा एंड फूना को. द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिट. वहाँ पे जो प्लांट्स और स्पीसीज है उसको वहाँ पे नेचुरल हैबिट के अंदर ही वहाँ पे उसको प्रोटेक्टेड किया जाता है, वहाँ पे उसको रखते हैं. और उसके रिस्ट्रिक्शन क्या है, नो कटिंग, नो ग्रेजिंग, नो हंटिंग. इट इज नॉट अलाउड. वहाँ पे कटिंग, ग्रेजिंग और हंटिंग अलाउड नहीं है. These all areas are also protected from human exploration, pollution and industrialization.
तो वहाँ पे हम कुछ ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते, पोल्यूशन भी वहाँ पे नहीं होता, और इंडस्ट्रीज को वहाँ पे अलाउड ही नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर जो अवेलेबल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मच लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड, काफ़ी बड़ी एरिया के अंदर होती है, कैन मल्टीपल पार्क्स एंड सेंचुरी विद इन देम, उसके अंदर कई सारे पार्क्स एंड सेंचुरी उसके अंदर आ जाती है, और they are protected not just plants and animals but they are also protected culture and human communities that are native to the area। वहाँ पे वो कम्युनिटी और कल्चर को भी उसके साथ उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड कोस्टल्स। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। सो यहाँ पे हम उसको एक छोटी सी ब्रीफली तीनों को डिफ्रेंशिएट करें तो प्रोटेक्शन किसका होता है और कहाँ पे किस जगह पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होगा। सो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलेगा, और नेशनल पार्क के अंदर एनिमल्स और प्लांट यानी कि फ्लोरा एंड फूना दोनों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स है वहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स एंड कम्युनिटीज, ये तीन चीज़ों को एक साथ वो वहाँ पे कंजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। देन अब रिस्ट्रिक्शन क्या होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, हंटिंग अलाउड नहीं है, पंचिंग अलाउड नहीं है, कटिंग, ग्रेजिंग और हंटिंग ये नेशनल पार्क के अंदर भी अलाउड नहीं है, और बायोस्फीयर के अंदर कई सारे रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे होते हैं। तो आज हमने देखा कि कंजर्वेशन इन प्लांट्स, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व्स के बारे में हमने पढ़ा है। सो गाइस आज हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपकी सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 19 जो भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, वेज टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। देन सेकंड हमने देखा कि नेशनल पार्क कहाँ पे और क्या क्या उसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन होता है और किसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो फ्लोरा और फूना यानी कि एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज को वो कंजर्व करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर है वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और उसके साथ कम्युनिटीज का भी वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, वहाँ पे कम्युनिटीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं और उसको भी कंजर्व करते हैं, और वहाँ पे कहीं सारी रिस्ट्रिक्शन मिलती है। तो वो सब कुछ हमने देखा है, आपकी सप्लीमेंट्री बुक पर भी आप लोग देख सकते हैं। सभी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सबको एक बार घर पर लर्न करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं तो यहाँ से आपको समझा दूंगा पर आपको लर्न करके मेमोराइज करके एग्जाम के अंदर लिखना होगा। सो दैट्स वाई इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। सो अभी के लिए आज का हम यहाँ तक रखेंगे। सो पेज नंबर 19 याद रखना, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा है, सब कुछ आपको लिखना है, लिखना नहीं है, सब कुछ आपको एक बार देख लेना है, लर्न करना है। बट इन होमवर्क जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर ड्यूरिंग वीडियो हमने सॉल्व किए, सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर एज अ एक्सरसाइज आपको सॉरी एज अ होमवर्क आपको लिखनी है। जो कुछ भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा है वो सभी लिखकर होमवर्क के अंदर लर्न करो, मेमोराइज करो, होमवर्क करो और बाद में अपने टीचर को सेंड कर दो एज अ होमवर्क। ओके, सो अभी कोई भी डाउट प्लीज आस्क, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। और यहाँ पे हम आज का यूनिट कंप्लीट करते हैं, सॉरी यूनिट नहीं बट आज का वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, थैंक यू वेरी मच।